बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का और उसे आपने सिलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। फजल रहमान के 10 वार हैं। नवाज शरीफ आखिरकार बोलते क्यों नहीं? एस्टेब्लिशमेंट का कोई वजूद नहीं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी का मैंडेट है। इमरान खान फैसला करें, हम तैयार हैं। इन तमाम खबरों से पर्दा उठाएंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान फासले कम होने लगे। अमेरिका को क्या अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत क्या सोच रही है, इसका भी एक जायजा रखेंगे आपके सामने। 200 निशानात टीम पीटीआई से, हवलदार से लेकर हुक्मरान सब परेशान हैं। और फिर बात होगी केपी में इंतहाई अहम शख्सियत फारिग हो गई है और अब इमरान खान की नज़रिए को और उनकी शख्सियत को और उनकी सियासत को अब आप घर घर देखेंगे। हर शख्स आपको केपी में और पाकिस्तान में इमरान खान बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, या तो वो पूरा सच बोलता है या फिर सच को छुपाना शुरू कर देता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जब हिस्सा नहीं मिलता तो वो अपनी मतलब की बात करते हैं, मतलब की तनकीद करते हैं और मतलब का सच बोलते हुए आपको नजर आएंगे। फजल रहमान साहब का जी एक इंटरव्यू है और उन्होंने भी एक अधूरा सच आज पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बैठकर बोला। फजल रहमान साहब के ये 10 पॉइंट और आपको पता लगेगा कि ये जो बात मैं बार बार करता हूँ और आप भी अक्सर दोस्तों से इत्तफाक करते हैं कि फजल रहमान एक बहुत बड़े रॉन्ग नंबर हैं और वो हालात देखकर अपना रंग बदलते हैं। फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू है, वही कहते हैं कि मुझे इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन को तस्लीम करने वाली जमातों से इख्तलाफ है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सलाहियत क्यों नहीं रखती जो उन्हें कामयाबियां हासिल नहीं हो रही, और हम मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। अब प्रॉब्लम यहां पर इस मैंडेट के हवाले से ये है कि फजल रहमान साहब को हिस्सा नहीं मिला जो पाकिस्तान की दीगर जमातों को मिल गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया, इन्हें इस्तेमाल करके पीडीएम के ज़माने में फेंक दिया गया और यही वो गिला आपको अपने इस इंटरव्यू में करते हुए नजर आएंगे। अब पाकिस्तान के किसी भी शोबे को उठाकर देख लें, या तो आपको वहां पे खराबियां नजर आएंगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद और जुल्म की एक नई दास्तान रोजाना ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट लिखती हुई नजर आती है। फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का हमेशा एहतराम किया, वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गए। सीन में रहते तो शायद मामलात हल हो सकते, लेकिन नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर गायब हैं। मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, इलेक्शन खराब हो गए, हुकूमत पर मुझे एतमाद नहीं है। अब हुकूमत पर आप किस तरह एतमाद करेंगे, चूंकि इन्होंने आपके साथ धोखा किया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब हाथ मिलाया जा रहा था तो इन लोगों ने अपनी बात तो कर ली लेकिन फजल रहमान साहब की बात नहीं की और इसीलिए उन्हें गुस्सा भी है। और फजल रहमान ने इस इंटरव्यू में एक कोडेड पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम भेजा। वो पैगाम क्या था कि बिल्कुल ठीक है जनाब, हम आपके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं, इत्तेहाद बनाएंगे, शहबाज हुकूमत को घर भी मिलकर भेजेंगे, लेकिन ये इत्तेहाद सिर्फ शहबाज हुकूमत को घर भेजने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि हमें मिलकर एक लंबी इनिंग्स खेलनी है। आए बैठें, आने वाले कल का जो इलेक्शन है उसमें तय किया जाए किसको क्या मिलेगा। केपी में एक फार्मूला तय करें, गवर्नमेंट किसकी होगी, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी, सदारत किसके पास होगी। तो फजल रहमान साहब इस किस्म के ख्वाब देख रहे हैं। अब फजल रहमान इमरान खान को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक अलायंस बना रहे हैं तो आपको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे आना होगा, क्योंकि ये जो हवा चल रही है फजल रहमान साहब, ये आपकी जमात की हवा नहीं है, बल्कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। अभी अगर हम सर्वे कर लें तो लोग आपके बारे में आपको ज़रूर आईना दिखाएंगे कि जब वक्त पड़ता है आप नवाज शरीफ की भी तारीफ करते हैं, जब वक्त पड़ता है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठकर आप उनकी भी तारीफ करते हैं। पहले यह तय कर लिया जाए कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है। इमरान खान पाकिस्तान में जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहा है। इमरान खान जेल में बैठकर पाकिस्तान के बच्चों की जंग लड़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप जैसे लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुखालफीन हैं इस वक्त वो अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। आपने कहा ना कि इमरान खान का किरदार सियासत में क्या होगा ये उन्होंने खुद तय करना है। तो सरकार, पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान जो मुआहिदा इनके दरमियान हो चुका और ये तय हो चुका कि पाकिस्तान में अब सिर्फ जमहूरियत की बात होगी। अगर किसी ने इस काफिले में शामिल होना है तो बिस्मिल्लाह, और अगर शामिल नहीं होना तो फिर लोग इसी किस्म के इंटरव्यूज देते हुए नजर आएंगे
और कोडेड पैगाम, यानी आज भी फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डील की बातें कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ये भी कहते हैं कि ईद के बाद JUI ने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया। जनरल कौंसिल इजलास में मुस्तकबिल की पॉलिसियां तय करेंगे। और एक चीज व्यूअर्स याद रखिएगा कि फजलुर रहमान साहब इस कौन सी गेम खेल रहे हैं। वो इमरान खान का कंधा इस्तेमाल करके, इमरान खान की पोजीशन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में ताकतवरों से डील करना चाहते हैं। वो इमरान खान को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये पैगाम मुसलसल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि वफाक के साथ सूबों में भी इलेक्शन को मैनेज किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट अवामी नहीं, ये भी बनाया गया। हम दोनों अब अपोजिशन में हैं और PTI का भी इलेक्शन का अदम एतमाद है। देखें, अगर आप इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं तो पहली बात यह होगी, और तहरीक इंसाफ को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए, कि जो शख्स आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करता, आपके वजूद को तस्लीम नहीं करता, इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करता, इमरान खान की सियासत के हवाले से खुद ये बात तय नहीं करता कि इमरान खान की सियासत क्या होगी, और पैगाम दिया जाता है कि इमरान खान को खुद तय करना है, तो अब आपने ये फैसला करना है कि फजलुर रहमान से आइंदा बात होगी या नहीं होगी। और जब तक इमरान खान के मैंडेट को KP में और पाकिस्तान में तस्लीम नहीं किया जाता, आप फजलुर रहमान से क्या किसी किस्म की पार्टनरशिप चाहेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान से यकीनन ये बात ना की, तो कल को यकीनन ये एक सियासी ताना बन जाएगा कि जिस शख्स ने आप पर तनकीद की, और वो आज भी आप पर तनकीद कर रहा है, लेकिन आप हमेशा उसके दर पर जाकर उसे ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत देते हैं। फिर फजलुर रहमान साहब ये भी कहते हैं, और दहशतगर्दी के हवाले से जो नकात थे, कि रियासत की गलतियों का बड़ा मुलदखल है। अफगान जंग के बाद महाजरीन ईरान की तरफ भी गए और ईरान ने अफगान महाजरीन की तो जगह दी, लेकिन जंग के लिए बेस कैंप नहीं बनाया। हमने पाकिस्तान में जंग के लिए बेस कैंप बनाया। जब लफ्ज जहाद इस्तेमाल होगा तो मजहबी लोग ही इस तरफ जाएंगे। रियासत लोगों को मुतमईन नहीं कर सकी। रूस अफगानिस्तान आया तो जहाद था, अमेरिका आया तो जहाद नहीं था। तजाद तब आया जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को सपोर्ट किया। आज आपको पता लग गया कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान में मकबूल लीडर है, और उसकी सोच और उसका नज़रिया आज फजलुर रहमान के अंदर भी बोल रहा है। ये वो बातें हैं जो इमरान खान हमेशा करते रहे। आज आपके घर को आग लगी तो एहसास हुआ कि ये जंग हमारी जंग नहीं थी, परवेज मुशर्रफ ने जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की। पाकिस्तान की आवाम आज भी कुर्बानियां दे रही है। इस जंग को, जो परायों की जंग थी, आज हमारी जंग बना दिया गया। और वो अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, हमें इस्तेमाल करता है। आज 2025 में भी जो हुकूमत है, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही हमारी शायद अब पहचान बन गई। लेकिन व्यूअर्स, एक बात आप याद रखें कि इमरान खान की ये जो 20 बरस की रियासत है, आज फजलुर रहमान के अंदर भी आपको इसकी एक झलक नजर आएगी, क्योंकि आग अब इनके घर पहुंची है। तो इन्हें एहसास हुआ कि इमरान खान 20 बरस पहले जो कोशिश कर रहा था, जो उसने तहरीक चलाई, उसका मकसद क्या था। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि 25,000 उलमा पेशावर और 10,000 उलमा बलूचिस्तान में जमा हुए। 35,000 उलमा ने करारदाद पास की कि हम आईने पाकिस्तान के साथ हैं। अफगानिस्तान ने दावत दी तो हुकूमत और वजारत खारजा को एतमाद में लिया। अफगानिस्तान में एक हफ्ता गुजारा और तमाम मामलात पर बात की और नताइज हासिल किए। इन नताइज को यहाँ आकर रिपोर्ट किया और इस रिपोर्ट को तस्लीम किया गया, खराज तहसीन पेश किया गया। हमने अमरीकियों को अड्डे दिए और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आने वालों को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं। हमारे 30-40 हज़ार लोग वहाँ गए और इनके हमरा 20 साल तक लड़े। अब क्या इनसे बंदूकें लेकर आपके हवाले कर दें? जाहिर है कि इसमें मुश्किलात होंगी। अब देखेंगे, जो एक नया चैप्टर पाकिस्तान में खुल चुका है ना, दहशतगर्दी का, फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ना एक तरह से वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या पैगाम रसानी है, या इनकी अपनी एक एफर्ट है कि अगर तालिबान से और अफगानिस्तान से कोई बात कर सकता है तो उसका नाम है फजलुर रहमान, और आप हमारे साथ ऑन बोर्ड आएँ, आपके तमाम मसाइल हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वक्त लगेगा। और इस वक्त ये जो गेम चल रही है ना टाइम की, इसी में ये अपना काम दिखाना चाहते हैं। एक तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलेंगे, दूसरी तरफ इमरान खान जो इन्हें इस ग्रैंड अलायंस में शामिल करना चाहते हैं, अपनी शराइत के ऊपर ये गेम करेंगे, और फिर इसी चीज़ को उठाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा जाएगा, और फिर मतलब की डील लेकर ये टेबल से उठ जाएंगे। तो व्यूअर्स, फजलुर रहमान साहब, मैं कभी भी इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक ग्रैंड अलायंस में जब इनको दावत दी जाती है तो कभी भी मैं इनको इनका दोस्त नहीं समझता। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान की आवाम कहीं नहीं है।
व्यूअर्स, आपको एक खबर ये भी दे दें, साहबजादा हामिद रजा साहब का एक इंटरव्यू, और उन्होंने आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के हवाले से वो ये कहते हैं कि इसमें शर्त सिर्फ हमारी एक थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है, लेकिन हमारी इस शर्त को भी माना नहीं गया। शायद लोगों को इस बात का एहसास था कि जो नज़रिया और जो इस वक्त पाकिस्तान में फैसले हम कर रहे हैं, ये इमरान खान पिछले 20 सालों से इन फैसलों को रद्द करता आया, और अगर ये मौका दे दिया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके को हासिल करने के बाद इमरान खान के सामने सिचुएशन को रखा और अंदर से पैगाम आया, तो हमारे लिए मजीद मसाइल हो सकते हैं। कि देखें, अभी तो आप लोग कहते हैं ना कि इमरान खान के ऊपर आपने एक बयानिया भी बना लिया, इमरान खान इजाज़त नहीं देता, इमरान खान पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, देखें मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी तो इमरान खान सियासत कर रहा है, उनकी जमात सियासत कर रही है। लेकिन अगर ये मुलाकात हो जाती तो ऑब्वियसली इमरान खान का यही पैगाम होना था जो उन्होंने बाद में पार्टी के लोगों से मिलकर दिया। तो लोगों को इससे पहले ही इस चीज़ का एहसास था, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में एक एलामिया जारी किया, जिससे फजलुर रहमान साहब भी अब दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, हामिद रजा साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का जी मैं मशकूर हूँ, और उन्होंने मुझे और मेरी जमात को घर घर पहुँचाया। हामिद रजा साहब ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया की वजह से आज यहाँ बैठे हैं। मैं अल्लाह के फजल से और इमरान खान की वजह से और सोशल मीडिया ने मेरा निशान घर घर पहुँचाया, और आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। मेरा स्कोर 100 में से 100 है, क्योंकि इमरान खान का हर ट्वीट मैं रीट्वीट करता हूं, क्योंकि जो भी ट्वीट होता है मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद है। अब देखें, ये एक तरह से इमरान खान के उन पार्टी कायदीन के ऊपर और उनकी क़यादत के ऊपर एक बड़ा सवाल है जो इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट्स नहीं करते। आज भी ये सवाल पार्टी के इजलासों में होता है। अली मोहम्मद खान से भी ये सवाल मुतादिद दफ़ा लोगों ने किया कि आप इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट क्यों नहीं करते, तो इसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हामिद रजा की मुलाकातें ना करवाने के पीछे ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रही हैं, और उनको यकीन है कि एक ऐसा लीडर जिसका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, वो इमरान खान के साथ मुखलिस है, और अगर ये इमरान खान से मुलाकात करेगा तो फिर यकीनन जो तहरीक जिसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं और रॉन्ग नंबर्स के ज़रिए इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। लिहाजा हामिद रजा की मुलाकात नहीं करवाई जाती। व्यूअर्स, फैसल चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वो कहते हैं जी कि इमरान खान की 2002 से जो पॉलिसी है वो ऑपरेशन के खिलाफ और बातचीत के हक में है। पीटीआई कभी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेगी। फैसला साजों को पीटीआई और इमरान खान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में सियासी सपोर्ट की बात की गई, तो वो सपोर्ट इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। देखें, जिस इजलास में और जिस पार्लिमान में इमरान खान नहीं होगा ना, आज की तारीख में वो पार्लिमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। जमहूरियत के अंदर दोस्तों क्या होता है, अवाम जिसको मुंतखब करे वो पार्लिमान में उनकी नुमाइंदगी करता है, ऐसा ही है। तो इस पार्लिमान में जिसको पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया वो जेल में बैठा है, और उसका वो नुमाइंदा जो पार्लिमान में मौजूद है वो इमरान खान की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। जब उस शख्स को ही आप पूरे प्रोसेस से आउट कर देंगे, जिस मुल्क के फैसले ऐसी शख्सियात करें जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन्हें अर्दलियों की हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, तो वहां पर फिर फैसले ऐसे ही होते हैं। बंद कमरों के फैसले आज कौम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। महमूद खाना चकजई साहब ने जी सोशल मीडिया को एक तरह से ट्रिब्यूट पेश किया, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान के कारकुनों ने 200 निशानात ढूंढ ढूंढ कर इलेक्शन इमरान खान को जितवाया, और उन्होंने हवलदार, शहबाज और स्पीकर के बने बनाए टेबल को उल्टा कर रख दिया। अब कोई टोपी ढूंढ रहा है और कोई चैनक। तो देखिए जी, ये कमाल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम का है। और फिर आपको याद होगा जब 8 फरवरी को इससे पहले बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो एक सवाल जरूर हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अब सर्वाइव नहीं कर सकेगी। काजी फायज ईसा जो पाकिस्तान में जिसने आइन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान की आवाम के साथ गद्दारी की, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का अगर कोई पब्लिक एनिमी नंबर 1 है तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, जिन्होंने बल्ले का निशान लेकर 4-5 लोगों के कहने पर, अगर आप वो आज भी जाकर यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस देखें, जब ये लाइव समात हो रही थी तो लोगों को बुलाकर काजी साहब ने क्या सवाल किया था कि इलेक्शन लड़ना चाहते हो? जी जनाब। कहां से ताल्लुक है? वो अपना इलाका बताता है। चेक कर लें? जी जनाब कर लें। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक डिस्प्ले पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना था कि देखें, जो लोग हमारे सामने आए, हमने पाकिस्तान के मफाद की खातिर, आइन और कानून की बालादस्ती और इस हुक्मरानी के लिए हमने लोगों की बात मानी। बेशक एक तरफ 25 करोड़ आवाम थी और एक 4 लोग,
वो 4 लोग 25 करोड़ अवाम के ऊपर भारी पड़ गए। तो इस मुल्क के अंदर व्यूअर्स, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन पिछले 2-3 वर्षों में हमें नजर आया और जिसके फैसलों की आज छाप पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर है, तो वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, जिन्होंने मुल्क की जमहूरियत की बुनियादों को हिला कर रख दिया। और यही वो बात है ना कि उस वक्त आपको याद होगा कि अगर किसी को बैंगन का निशान मिला है तो वो उसी में खुश था और उसने इनकार नहीं किया, उसने उसी के ऊपर तशहीर की, क्योंकि उसे मालूम था कि इस निशान के पीछे इमरान खान का नजरिया है और उस नजरिए को आप मात नहीं दे सकते, चाहे वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर वो नकाबपोश जो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे, हर रिटर्निंग ऑफिसर के जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे थे, कागज छीने जा रहे थे, वो काजी फैज़ ईसा साहब हों या सिकंदर सुल्तान राजा, दोनों ने तमाशा देखा और पाकिस्तान में जमहूरियत को जिस तरह से तबाह किया गया, इनमें इन दोनों शख्सियात का बुनियादी किरदार है। वो एक शख्सियत हैं जी, वज़ीर मुमलिकत हैं खेल दास कोहिस्तानी साहब। इनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं। कुछ रोज़ पहले इनकी एक स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें ये कह रहे थे, वीडियो क्लिप जिसमें उन्होंने कहा कि कोई सिंध में नहरें नहीं निकल रही। आज सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, वो भी एक टोपी ड्रामा है लेकिन एहतजाज हो रहा है। आज इनसे कोई पूछे ना कि जो नहरें निकाली जा रही हैं कहाँ से निकाली जा रही हैं, इन्होंने एक और स्टेटमेंट आज जारी की और उन्होंने एक तरह से 26 नवंबर को रिपीट करने की धमकी दे दी है। ये साहब कहते हैं कि अगर पीटीआई रेड जोन में आती है तो उनसे उसी तरह निपटेंगे जैसे 26 नवंबर को निपटा था। किसी को इंतशार की सियासत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई शख्स आए, एहतजाज करे और वो बैठे अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करता है। पहले ये सवाल होना चाहिए और ये सवाल पाकिस्तान की अवाम पूछ भी रही कि गोली क्यों चलाई और गोली चलाने वाले कौन थे। पाकिस्तान में आज जो अदालतें हैं वहाँ पर जब कोई दरख्वास्त लेकर जाता है ना मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कि जनाब इसके ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए, आज अदालतें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती हैं। लेकिन ये एक धमकी 26 नवंबर की तरह का जो एक माहौल बन सकता है ये दी जा रही है वज़ीर मुमलिकत की तरफ से और ये एक चार्जशीट है इस हुकूमत के खिलाफ। और आपको ये भी खबर दें कि अली मीन गंडापुर ने अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फारिग कर दिया है जी। और इसकी वजह क्या बनी कि अली मीन गंडापुर की सरकारी इश्तिहारात में तस्वीर लगा दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑब्वियसली हम भी तनकीद कर रहे थे कि सरकार का पैसा अवाम पर खर्च होगा, सरकार का पैसा अपनी इश्तिहारी मुहिम पर खर्च नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट्स का हवाला दिया गया। फैसल चौधरी ने कहा कि हम ये मामला अदालत लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब ये तस्वीर लगाई गई है अली मीन गंडापुर की, जिसके बाद ये रिएक्शन आया और रद्दमल ये था कि आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फारिग कर दिया है। शेख वकास साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर अखबारी इश्तिहारात की जीनत नहीं बनेगी और इस पर अमल ना करने की पादाश में फौरी तौर पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया। बाद में ये भी बताया गया कि इन्होंने कहा कि गलती से ही सारा काम हो गया है और मैं इसके ऊपर माजरत चाहता हूँ। मैं आपको ना अफगानिस्तान के हवाले से भी खबर दे दूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बताया जाता है कि अफगानिस्तान में अहम मुलाकातें हुई और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी हैं जी सादिक खान साहब, उन्होंने दौरा अफगानिस्तान किया है और इसका मज़ीद शेड्यूल भी आ रहा है। और सादिक खान ने एक ट्वीट में बताया कि अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबिल में मुलाकात की। सादिक खान ने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ से मुलाकात की तफसीलात भी जारी की, जिनसे आज काबुल में मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ साथ राहदारी और राब्ते के शोबों में भी तबादला ख्याल किया। बहुत अच्छी बात है। सादिक खान हुएवर दिस जेंटलमैन चले गए। पाकिस्तान में शायद कोई भी इनको नहीं जानता होगा, लेकिन एक शख्सियत को हम सब जानते हैं, उनका नाम है जी इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब से जी मेरी कई नशिस्तें हो चुकी हैं, मुलाकातें रही लंदन में, जब यहाँ पर वो एक खुद साख्ता जलावतनी गुजार रहे थे और उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। फिर वो सारा अपने एपिसोड रिपोर्ट हमने किया, उनके कई इंटरव्यूज़ मैंने यहाँ पर किए। तो इसहाक डार साहब को पाकिस्तान की सारी अवाम जानती है और इनकी खुसूसियात से भी बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन बीइंग आपके फॉरेन मिनिस्टर ये क्यों अफगानिस्तान नहीं जाते? एक शख्सियत को उन्होंने क्यों भेज दिया? इसके पीछे मंतक क्या हो सकती है? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हिदायत पर सफ़ीर मोहम्मद सादिक खान अफगानिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। ये खबर हमें रिपोर्ट हमने मीडिया पे होती हुई देखी। इसकी एक ही वजह है, कल को अगर हालात ख़राब होते हैं तो आप सफ़ीरों को तो नहीं पकड़ेंगे ना। सफ़ीर आए, बातचीत की, पैगाम भेज दिया, गायब हो गए, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेन मिनिस्टर जाता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉलिटिकली भी और नेशनली भी और फिर इंटरनेशनली भी।
तो इस चीज़ से बचने के लिए जो डार साहब हैं वो खुद अपने आप को पेश नहीं कर रहे, बल्कि सफ़ीरों पर काम जो है वो चलाया जा रहा है। आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या था? दहशतगर्दी, अमन तबाह कर दिया गया, तालिबान को इंगेज करना, वहाँ की हुकूमत को इंगेज करना, ये किसका काम था? वो अगर आपने सफ़ीरों से चलाना है, ब्यूरोक्रेसी से चलाएगी तो सर फिर आप घर बैठे। लेकिन इसके पीछे एक ही मंतक है कि मामलात कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं, और सफ़ीर चूँकि यस सर करता है ना, खैर ये भी यस सर ही करते हैं सारे, लेकिन चूँकि सफ़ीर को आदत होती है तो इनकार नहीं करेगा, वो चला गया और उसने पैगाम पहुँचा दिया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पाकिस्तान की अवाम जाने, पाकिस्तान की हुकूमत जाने। इन लोगों का कोई किरदार नहीं है, ये सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, फैसले सर कहीं और ही हो रहे हैं। और मैं आपको इसी से जुड़ी एक और ख़बर देता हूँ, और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि तालिबान ने दावा किया, अमेरिका ने अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन का इनाम वापस ले लिया है, और ये ज़ल्मे खलीलज़ाद के हालिया दौरे के असरात हैं। और ये ख़बर ट्वीट की थी जी हामिद मीर साहब ने। अगर आप उनकी टाइमलाइन पे जाएं तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि देखें, ये है इस वक्त ताल्लुकात जो अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, और ये ज़ल्मे खलीलज़ाद के ऑब्वियसली हालिया दौरे के असरात हैं जो वहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और इरफान सदीकी साहब ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में क्या कहते रहे, वो इमरान खान के नज़रिए से और इमरान खान की जो सियासत है उस तरह उन्हें उसी तनाजुर में देखते हैं, तो कुछ अच्छे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। हम उन लोगों से रास्ते अपने जुदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए एक सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है ये भी आपको आज इस जो पेशरफ्त के बाद पता लग गया होगा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने हालात उनके साथ यानी डायरेक्ट निगोशिएशन शुरू कर दी हैं, और उनके पास लोग मौजूद हैं, उन्हें अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और हमने इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल इस पेशरफ्त की शक्ल में आज देख ली है। मैं व्यूअर्स आपको एक ख़बर ये भी दे दूं कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जी 113 कारकुनान हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसकी राहदारी इनकी मंजूर की है, रिमांड मंजूर किया, और फिर 113 में से यानी राहदारी रिमांड और 113 में से 17 मुल्ज़मान की ज़मानत अदालत ने पहले ही मंजूर कर ली है। लेकिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात के बायस उन्हें रिहाई जो है वो नहीं दी जा रही। फिर ये सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से, और ये आज की खबरें थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा पीर से हम अपने दूसरे चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं, और इरफान हाशमी टॉक्स के नाम से, उसका लिंक भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहली डॉक्यूमेंट्री IMF के हवाले से है, उसे ज़रूर देखिएगा। और एक छोटी सी कोशिश हमने की है ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के तनाज़ुर में IMF क्या करता रहा, दुनिया में इसका IMF का क्या रोल है, और IMF के ज़रिए हमारे से कितने मुश्किल फ़ैसले करवाए जा सकते हैं, इसका एक मुकम्मल हमने अहाता किया इस डॉक्यूमेंट्री। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने